बहुत पहले मैंने आपको 2 पन्ने भेजे थे, तो कृपया उनको निकाल लीजिए। उनको निकालने से पहले जरा 4 टर्म और देख लीजिए। मेन इनफर्टिलिटी पे कारण, ऑलिगो जूस्पर्मिया। ऑलिगो जूस्पर्मिया से तात्पर्य होता है बच्चों, यहाँ पे स्पर्म्स का बहुत कम संख्या में उपस्थित होना। तो स्पर्म्स की मात्रा कम होना। दूसरा टर्म है एजूस्पर्मिया, स्पर्म्स अनुपस्थित होना। वीर्य में स्पर्म्स का बिल्कुल अभाव है, तो बोलेंगे एजूस्पर्मिया। एक्टिनोजूस्पर्मिया, मोटाइल स्पर्म्स, आलसी टाइप के स्पर्म से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं। और लास्ट जूस्पर्मिया है, जिसमें स्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी और डिफेक्टेड है, किसी के 2 पूंछ हैं, किसी के 2 हेड हैं, तो ऐसे डिफेक्टेड मॉर्फोलॉजी वाले। तो कल ये 4 पॉइंट छूट गए थे, 4 छोटे छोटे बिंदु, तो ये क्लियर हो गया। टर्म आता है सीधे। अब हम लोग चलते हैं, जो मैंने आपको भेजा था वो कहाँ प्राप्त होगा, कब भेजा था, तो उस तारीख वगैरह याद है? नहीं नहीं, मिल गया मुझे, मुझे पता है कहाँ है। यहाँ पे हम लोग जनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही जाते हैं। जनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो 4 चीजें हैं जो जनन स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट मानी गई हैं अकॉर्डिंग टू WHO। जो जनन स्वास्थ्य है उसमें फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, बिहेवियरल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और सोशल फिटनेस, 4 चीजें हैं जिसको माना गया है कि इसके बिना जनन स्वास्थ्य अधूरा है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो शारीरिक क्षमताओं की बात होगी। शारीरिक क्षमताएं मतलब कि व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, तो ये तो कोई भी बड़ी चीज नहीं जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़े। बिहेवियरल फिटनेस की बात है, मतलब जो उसका व्यवहार है वो फिट होना चाहिए। व्यवहार होना चाहिए, बेटा ये माइक मत करिए। व्यवहारात्मक रूप से सही होना और इमोशनल फिटनेस, तो यहाँ पे 2 चीजें साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल है, जैसे कोई फीमेल है, उसने अपने बेबी को कैरी किया, बच्चा पैदा हो गया और उसकी वो केयर नहीं कर रही है, तो उसका बिहेवियर सही नहीं है अपने बच्चे के प्रति। आपको जैसे अगर मैं बताऊं कि 4 साल पहले शायद मैंने बताया भी था, कोटा में एक दुर्घटना हुई थी कि एक छोटा बेबी मरा पाया गया। ऊपर पानी की टंकी रखी होती है ना, उसके अंदर। ये छावनी क्षेत्र का, छावनी या रेलवे स्टेशन की तरफ की घटना थी। तो जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुआ, पहले तो ये पता लगा भैया मारा किसने, तो दुनिया भर की खोज खबर हुई, तो बाद में पता लगा जब उसकी मदर से इंटरोगेशन किया गया
कि उसकी मम्मा ने उसकी हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो बच्चा दूध पीने के लिए रोता था और उसको दूध पीने से चिढ़ थी, दूध पिलाने से चिढ़ थी, तो उसने अपने बच्चे को ही उसको पानी की टंकी के अंदर डुबो के मार डाला। तो ऐसे लोगों को क्या कोई भी संतान पैदा करने का अधिकार होना चाहिए? तो जननिक रूप से ये लोग सक्षम तो हैं, लेकिन ये इमोशनली या बिहेवियर के तरीके से फिट नहीं है, तो उनको काबिल नहीं माना जाएगा जनन स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। फिर सोशल फिटनेस की बात करें, सोशल फिटनेस में सामाजिक चीजें हैं, जैसे आपको ये पता है कि आप अपने घर में कितने बच्चों को कैरी कर सकते हैं, सबको पता है, उसी के लिए फैमिली प्लानिंग बनी। आपने देखा होगा आप कुछ भी चीज खाने जाते हैं तो वहां पे आपको खूब सारे भिखारी बच्चे मिलेंगे। आप अपना खाना भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही वो आपको घेर लेंगे कि पैसा दो, खाना दो, ये दो, वो दो। तो उनके माँ बाप ने जो उनको पैदा किया, जब उनको पाल नहीं सकते, सोशल नॉर्म्स को पूरा नहीं कर सकते, जिस बच्चे की उम्र क्या है, उसको स्कूल में जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, उस उम्र में उससे करा क्या रहे हैं वो लोग, भीख मंगवा रहे हैं। और ग्रेजुअली वो इंसान जब भीख, उसको पता लग जाएगा कि ऐसे मक्कारी से ही पैसे मिल जाते हैं बिना कोई मेहनत के, तो जाहिर सी बात है कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो भीख ही मांगना चाहेगा। और अगर भीख नहीं मिलेगी, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हुआ, तो वो छीनने लगेगा, चोरी डकैती करेगा। तो ऐसे लोग धीरे धीरे सोसाइटी पे बर्डन बन जाएंगे। तो 4 चीजें आपकी जनन स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट मानी गई, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। ये क्लियर? अब यहाँ पे जब इन प्रॉब्लम्स को देखा गया, जैसे जैसे हम लोग का इंडिया आजाद हुआ, तो उसके सामने दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। उससे पहले जो प्रॉब्लम थे उसको देखने के लिए गवर्नमेंट किसकी, अंग्रेजों की। वो नॉर्मल प्रॉब्लम देख रही है, और देख रही है नहीं देख रही है उसको मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो दूसरे देश के नागरिक हो। आपकी तो सेहत के लिए उनको बिल्कुल भी कटिबद्ध नहीं थे। लेकिन जब हम लोग का देश आजाद हो गया तो दिक्कत किस चीज की आई? अब लॉन्ग टाइम में देखा गया कि अगर जो ये अपनी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही, तो ना तो हम लोग की जनता के पास खाने के लिए होगा, खाना होगा, ना रहने के लिए घर होगा, ना तन ढकने के लिए कपड़ा होगा। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग को जरूरी किया गया कि कैसे ना कैसे करके रिप्रोडक्शन की गति को रोका जाए, जिससे जनसंख्या हम लोग की संतुलित हो पाए। तो इसके लिए 1991 में प्रोग्राम स्टार्ट हुए, 1951 में, 51 में प्रोग्राम स्टार्ट हुए। उनको बोलते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उसमें 2 चीजों को देखा गया, एक तो माता का स्वास्थ्य और दूसरा बच्चे का स्वास्थ्य। दोनों की केयर करनी है, जिससे जो जनसंख्या हम लोग के यहाँ जो बने भी, वो इतनी अच्छी हो कि वो प्रोडक्टिविटी वाली हो, किसी कार्य को करने में हाथ बटाए, पर कैपिटा इनकम बढ़े, अपने देश की जो इनकम है, ग्रॉस आपकी, ग्रॉस से इनकम बोलते हैं उसको, उसको इंक्रीज करे। तो उसके लिए 1951 में क्या स्टार्ट हुए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जिनको RCH नाम से जाना जाता है। अब इसमें सारी चीजों को आपको समझाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। जैसे आपको पहली बार जनन तंत्र के बारे में शायद 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा, उसके पश्चात थोड़ा सा 10वीं क्लास में पढ़ाया गया, उसके पश्चात 12वीं क्लास में पढ़ाया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होते जा रहे हो, बड़े होते जा रहे हो, तो उसी श्रेणी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती चल रही है। और इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है बुक्स के माध्यम से। एनसीईआरटी में सिलेबस है, आपको पढ़ना है, एग्जाम में अगर लिखना है तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उसको समझोगे भी। तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव इवेंट से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई। ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर था। तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन और सेक्स एजुकेशन दोनों के लिए। इसके पश्चात नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडीज, ये हम लोग कर चुके हैं। ये भी सिलेबस में इंट्रोड्यूस करा के क्या कर दिया गया, कंपलसरी रूप से आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे आप कभी भी इन तरीके की बीमारियों से बीमार ना पड़े। बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड आप लोग MBBS में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। अभी हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल डिवाइस पढ़ी है, क्योंकि ग्रेजुअली आपका लेवल और बढ़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, इसमें ये जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं या ये एक तरीके से लैंगिक भेदभाव होते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को दूर करने के लिए, उसके लिए भी इसमें बाकायदा कानूनी रूप से प्रोसीजर्स किए गए संवैधानिक रूप से। तो इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग जब डॉक्टर बन जाओगे तो अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करोगे। तो ऐसे ही रिसर्च चल रही थी कहाँ पे, CDRI लखनऊ में। किसके लिए? क्योंकि बहुत सी महिलाओं की शिकायत थी जो स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो उससे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्टेरॉयड को खाना प्रेफर नहीं करती हैं। तो उसके लिए नॉन स्टेरॉयडल पिल की खोज की गई CDRI लखनऊ में। सहेली नाम से पिल है, जिसको मैं पूरा आपको डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ।
मेडिकल फैसिलिटीज का इम्प्रूव करना, उसको ग्रेजुअली अच्छे से अच्छा बनाना, खूब सारे आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करना, खूब सारे डॉक्टर्स बना के निकालना, जिससे जो हर एक इंसान है वो उसकी पहुंच तक एक डॉक्टर स्थापित हो पाए, मतलब कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर अवेलेबल हो। इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे क्या लेके चल रहे हैं कि हर एक जिले में एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हो जाए। तो जब उसकी सीटें बढ़ेंगी तो डॉक्टर भी खूब सारी मात्रा में निकलेंगे और धीरे धीरे सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसी में जनन स्वास्थ्य को रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए कुल वेधन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है, एक लंबी निडल के द्वारा गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है तो उसकी एमनियोटिक कैविटी से थोड़ा सा लिक्विड निकाल लेंगे। उस लिक्विड के अंदर जो शिशु है, जो डेवलप हो रहा भ्रूण है, उसकी कोशिकाएं झड़ के गिरी होंगी, तो उन कोशिकाओं को निकाल लिया, कोशिकाओं से निकाली क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल स्टडी की। तो क्रोमोसोमल स्टडी से जीन पैटर्न पता लगता है, तो कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। उसको पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस को किया गया। इसको उल्ब भेदन बोलते हैं। उल्ब गुहा मतलब एमनियोटिक कैविटी। तो इसके माध्यम से पता करते थे कोई भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी पता करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, उसमें शारीरिक क्षमता को दे देता है कि निम्न में से किसको एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से पता नहीं कर सकते। तो अगर शारीरिक विकृति है जो जीन से नहीं हो रही है, उसको नहीं कर पाएंगे हम लोग। केवल किसको कर पाएंगे, जेनेटिक डिफेक्ट को पता कर पाएंगे। अब इसका मिसयूज होने लगा कन्याओं का पता लगाने के लिए कि भ्रूण में पल रही जो बच्चा है वो मेल है फीमेल है, और फीमेल का पता लगते ही लोगों ने क्या किया, कन्या भ्रूण हत्या स्टार्ट कर दी। तो इसके कारण एमनियोसेंटेसिस में बैन लगा दिया गया है, अब ये यूज नहीं होती है। क्लियर। दूसरी प्रोसेस से ज्यादा डेवलप टेक्निक से। फिर आते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे। जो जनसंख्या है आखिर इसकी वृद्धि पे लगाम कैसे लगाएं, ये होती क्या है। तो किसी भी देश की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है P2 - P1 अपॉन P2 इंटू N। यहाँ पे N नंबर ऑफ ईयर्स है गुणा 100। P2 P1 क्या है, हर एक दशक में जाके जनसंख्या गणना की जाती है, वो करी जाती है काउंटिंग। तो हम लोग की जनसंख्या गणना होती है हर दो, जैसे 2011, 2021, 2031 ऐसे होनी है। 2011 की तो हो गई, 2021 की पेंडिंग रह गई, क्यों, कोरोना फैल गया। तो इसके कारण वो जनसंख्या गणना हम लोग की पेंडिंग है। तो दो अलग अलग ईयर के अगर डाटा आपको मिल जाए तो P2 मतलब इस साल की जनगणना जो रिसेंटली हुई है, P1 मतलब उससे 10 साल पहले की। तो P2 में से P1 घटाइए, नीचे P1 गुणा N। तो N नंबर ऑफ ईयर है जिसमें की गई, नॉर्मली 10 है, अभी तो 12-13 हो जाएंगे जो भी होगी, और गुणा 100। इससे पॉपुलेशन जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला कभी कभी आ सकता है, सेंसस बोलते हैं जनगणना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस समय 2011 के अकॉर्डिंग 7.2 थी, इंडिया की 1.2 बिलियन थी। 2011 की जनसंख्या गणना के अकॉर्डिंग हम लोग की जो ग्रोथ रेट था वो 2% था, बट स्टिल ये भी काफी ज्यादा तगड़ा ग्रोथ रेट है। जो ग्रोथ रेट है इंडिकेटेड बाय एनुअल एवरेज ग्रोथ, हर एक वार्षिक सालाना वृद्धि क्या है, औसतन, और डबलिंग टाइम, कितने समय में जनसंख्या डबल हो जा रही है उसको बोलते हैं डबलिंग रेट। ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड एज सेक्स रेशियो। इसका मैंने क्या है, जो ग्रोथ रेट है किसी पॉपुलेशन का किस पे डिपेंड कर रहा है, बर्थ रेट की जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये तो आपको समझ में आता है। फिर आता है माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ से निकल के दूसरी जगह चले गए। जैसे अगर हम लोग बात करें यूक्रेन जैसे देश की जहाँ पे इस समय युद्ध चल रहा है, तो बहुत सी जनसंख्या पलायन कर गई, तो जनसंख्या वृद्धि उनकी निगेटिव में चली जाएगी इस बार, क्योंकि जनसंख्या चली गई और बहुत सी जनसंख्या मारी जाएगी। और उसके बाद है एज सेक्स रेशियो। अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाए जो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो जाहिर सी बात है बर्थ ज्यादा होंगी, बर्थ रेट ज्यादा होगा, और जो एज है उनकी ज्यादा नहीं, बूढ़े है नहीं, तो मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो जनसंख्या तीव्रता से बढ़ने लगेगी अगर ज्यादा लोग रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। क्लियर। फर्टिलिटी रेट अर्थात उर्वरता दर, किसी भी जो एक फीमेल वो है, फर्टिलिटी रेट 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। ये पॉपुलेशन रेट से अलग है क्योंकि नेगेटिव नहीं होती है। ग्रोथ रेट हम लोग के नेगेटिव हो सकते हैं, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कभी भी नेगेटिव, सॉरी, ये फर्टिलिटी रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं होगा।
टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला को कितने बच्चे पैदा हुए उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल, ये क्या है? जैसे हम लोग के जो माँ बाप हैं वो भाई इमोर्टल कोई नहीं है, तो एक दिन जब वो दुनिया से रुखसत होंगे तो अपने बदले में कितने बच्चे छोड़ के गए, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। तो आइडियली जनसंख्या को स्टेगनेंट रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए एक जोड़ी माँ बाप के एक जोड़ी बच्चे होने चाहिए। लेकिन बहुत बार होता क्या, इन बच्चों की समय से पहले अकाल मृत्यु हो सकती है, तो इसके कारण रिप्लेसमेंट लेवल आइडियली माना जाता है 2.1, जिसपे जनसंख्या आपकी स्थिर रहेगी और जो रिप्लेसमेंट लेवल है उसकी वजह से जनसंख्या में गिरावट नहीं आएगी। लेकिन इंडिया जैसे देश में चल कितने रही है, 2.7, जो बहुत ज्यादा है, मतलब जनसंख्या अभी भी हम लोग की तीव्रता से बढ़ रही है। 2.1 या 2.7 का तात्पर्य रत्ती भर ये नहीं है आधा पौना बच्चा पैदा किया गया है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, तो ऑन एवरेज 2.7 निकल के आया है ये। नेक्स्ट मोर्टेलिटी, कितने लोग 1000 लोगों में मर गए उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। मृत्यु दर, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों 7 जुलाई को कैलकुलेट होते हैं। 7 जुलाई को कितने लोग पैदा हुए वो क्रूड बर्थ रेट, 7 जुलाई को कितने लोग मर गए वो क्रूड डेथ रेट। इससे निकलता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, दोनों को घटा देंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ, ये रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इफ इट इज इक्वल देन इट इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अर्थात जितने लोग पैदा हुए उतने ही लोग मर गए, मतलब जनसंख्या अपनी स्थिर हो चुकी है, इसको बोलते हैं जनसंख्या का संक्रमण अवस्था अथवा ट्रांजिशनल स्टेट। क्लियर? बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पढ़ेंगे हम लोग अपना इवोल्यूशन अर्थात विकास। तुम लोग इसको नोट कर लो, तो इसको शेयर नहीं करूंगा, क्या 4 पन्ने बनाऊंगा मैं इसका, वो इसको लिख लो। क्या हुआ सहबाज, बहुत खुश हो? आज अजीब सा नहीं हो रहा, आलस आलस जैसा मौसम? मुझे तुम लोग दिख भी धुंधले धुंधले रहे हो। अच्छा, लाइटें नहीं जला रखी हैं तुम लोगों ने? लाइटें जला लो, कैसे आंखें फोड़ लोगे अपनी? अब तुम लोग को कौन समझाए, जो दिख रहा है वो आंखों के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं है। पर्याप्त रोशनी में पढ़ो, आंखों की जगह सूक्ष्मदर्शी लगेगी वरना। हाँ, अब थोड़ा अच्छा सा लगा। हम क्या बंद कराएंगे? क्यों कराएंगे, पगले वगले दिख रहे हैं? माना कि हैं? नहीं, तुमने बोल दिया, अब कतई नहीं कराएंगे। भावना बेचारी फोटो खींच लेगी कम से कम, सेल्फी लेने के लिए। कहाँ चढ़ी जा रही थी सेल्फी लेने के लिए? वाइट है वो? ए राम, कहीं ना कहीं कोचिंग में वाइट भी होगा। तो फोटो क्या अपलोड, मतलब देख के होगी कि सुंदर आई नहीं आई? रिश्ते के लिए नहीं भेज रही हो, फॉर्म भरने के लिए भेज रही हो, पसंद नहीं आई? सर, बेटा, अगर किसी भ्रूण की मतलब माता के गर्भ में डेथ हो जाती है तो वो मतलब माता के लिए एक प्रकार का जहर होता है, ऐसा क्यों? बेटा जब बॉडी विघटित होगी तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, ठीक है, तो उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। ठीक।
एक प्रकार का जहर, लिख लिया। इसको मैं शेयर नहीं करूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा बता दें एक बार, मैं मिटाऊंगा इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास। इवोल्यूशन। आप लोग को केमिस्ट्री में लगा था विकास सर मिल रहा है ना, विकास माली सर गए तो विकास चौधरी सर आ गए, तो आपका विकास अच्छा होगा। इवोल्यूशन। पढ़ ले। अब देखिए विकास में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से विकास को, विकास सॉरी इवोल्यूशन को इवोल्यूशन बोलते क्यों हैं। इसका अर्थ होता है टू अनफोल्ड। क्या इसका अर्थ? टू अनफोल्ड, अर्थात भूतकाल को वापस से, भूतनाथ नहीं काल है, भूतकाल को वापस से देखना। तो जो भी हम लोग विकास की बात करेंगे तो हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं, तो हम लोग अपने तक लाके रुक जाया करेंगे, अर्थात हम लोग लास्ट पार्ट होंगे जिसका मैं डेवलपमेंट आपको सिखाऊंगा। तो जब हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस बन जाएंगे तो ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा। तो हम लोग जो भी पता करेंगे किसके बारे में पता करेंगे, जो बीत गया है, तो बीते के बारे में पता करें, अर्थात हम लोग भूतकाल में झांकने की कोशिश करेंगे आज के पश्चात बहुत सारे दिनों तक। अब सबसे पहले कहाँ झांकेंगे, जहाँ पे बैठे हैं। कैसे बदतमीज बच्चे हो गए, मैंने कहा कहाँ झांकेंगे, हंस रही है। जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग उसका पता करेंगे। पृथ्वी, ये पृथ्वी कहाँ से बनी, पृथ्वी कहाँ से बनी, आसपास जो आपको तारे आरे दिख रहे हैं, चांद तारे सूरज दिख रहा है, ये कहाँ से आया, ये सब कहाँ पे है, यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, ये कहाँ से आया। तो हम लोग बात करेंगे बहुत पुरानी, मतलब स्टार्टिंग से, जब भी कोई चीज बनी वो आई कहाँ से। तो ये मान लेते हैं एक बड़ा सा एक पिंड, ये किसका बना था पिंड, ये एक बड़ा सा पिंड है, पिंड है, पता धतूरा का बीज खा के आए पिंड। यस, आदि का बना, ये यूनिवर्स का जनक है। ये कौन है यूनिवर्स का जनक, ये माना जाता है, ये उपस्थित था 20 बिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित। ये पिंड कितना पुराना है, 20 बिलियन, बिलियन कितना होता है पता नहीं तुम्हें, हमें भी नहीं पता, ठीक, बहुत पुराना होता है, मतलब ये मान लो। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली 13.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ एक महाविस्फोट, इसको बोलते हैं बिग बैंग। इसके लिए दी गई थी बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, ए बी ली मेट्रियल नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित।
तो इन्होंने क्या बताया, जो ये गैसियस पिंड था इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो इससे छोटे छोटे पिंड पूरे के पूरे स्पेस में फैल गए, और यही आज की डेट में यूनिवर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? यूनिवर्स। तो जो ये पिंड था ये किसका बना हुआ था? गधे, मैंने तुमसे ये निकाल के जो लिखा इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमआरआई कराओ अपना, एमआरआई कराओ अपना ब्रेन का, सन्नाटा ना निकले तो बता देना, किरणें इधर उधर भटकेंगी। अब बताओ, आइडिया लगाओ किस गैस का बना होगा? पढ़े लिखे हो तुम लोग, बार बार बताना पड़ता है। पोटी ओटी तो नहीं बोलेगा अभी। धूल के कण, कहां से है ब्रह्मांड में धूल के कण? धूल के कण है हम, किससे बना होगा ये आइडिया लगाओ यार। वेरी गुड, हीलियम या हाइड्रोजन, नहीं बताओ? हाँ, ये उनसे भी पुराना था। ये आपकी पीरियोडिक टेबल के बाहर की चीज है। ये क्या बना आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता, क्योंकि हमें पता है ना? हम पे शक कर रहे हो? तुम्हें श्राप देंगे हम। चलिए, इनको श्राप बाद में देंगे, हम वापस चलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल से पुरानी बात। ये बना क्या, मतलब जो इसका विस्फोट हो गया, इसके पश्चात जब तापमान कम हुआ तब जाके हाइड्रोजन हीलियम बनी, और आपकी पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट है हाइड्रोजन से। अर्थात हाइड्रोजन आपकी पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट है उनमें से कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल चल रहा है कि ये किस चीज से क्या चीज है एक्चुअली में। तो उसपे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 जो देश हैं उन्होंने फंडिंग करके एक बहुत बड़ी मशीन स्टैब्लिश की है जिनेवा में। कहाँ पे स्टैब्लिश है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। करीब 18 किलोमीटर लंबी मशीन है, बहुत लंबी ट्यूब है। उसके अंदर वह बहुत द्रुत वेग से प्रोटॉन को मूव कराते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स को, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे रिसर्च चल रही है। तो अभी तक जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो ऐसा मिलता जुलता मिला है उसको उन्होंने नाम दिया है गॉड पार्टिकल। क्या नाम दिया है? गॉड पार्टिकल। इसको बोलते हैं हिग्स बोसॉन। तो जो मशीन है उसका नाम है LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलराइडर। तो वहां पे उस मशीन से जो हम लोग को पार्टिकल्स प्राप्त हुए उसको माना गया है उस सृष्टि में पार्टिकल है ही नहीं, तो उनको नाम क्या दिया गया? गॉड पार्टिकल्स। उनका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिग्स बोसॉन। ये माना गया कि ये सृष्टि उससे निर्मित है। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हिग्स बोसॉन से निर्मित है, कहीं ऐसा तो नहीं उससे भी कोई पुरातन पार्टिकल हो। तो वो प्रैक्टिकल अभी तक चल रहा है, मोर देन 10 ईयर्स हो गए उस प्रैक्टिकल को चलते हुए। तो अभी तक कहाँ तक हम लोग पहुंचे? हिग्स बोसॉन। आई थिंक आपने आज तक फिजिक्स में पढ़े ही नहीं होंगे। आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े होंगे, लेकिन इसका नाम आज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है क्यों मैं पढ़ता लिखता हूँ। ठीक, तो अब ये तो हो गई बाकी बातें। अब देखिए, जब महाविस्फोट हो गया तो इससे खूब सारे ये पिंडे निकले। तो जब ये बिखरे, ये क्या हुए? एक्सपेंड हुए। तो इसके कारण क्या हुआ? इस विस्फोट के कारण यूनिवर्स विस्तारित हुआ। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, जब भी गैसेस एडियाबेटिक कंडीशन में एक्सपेंड होती हैं तो तापमान तापमान एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गैसों का तापमान। मैंने कहा आप में से कुछ बच्चों, बहुत से बच्चों को पता होगा। बहुत से हैं कौन है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन में तापमान कम होगा। सत्य है, हुआ। अतः
तापमान कम हो जाता है। इसके पश्चात हाइड्रोजन व हीलियम का निर्माण हुआ। इसके पश्चात किस चीज का निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन तथा हीलियम का निर्माण हुआ। अर्थात अब आपकी केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होगी एक्सपेंशन के बाद। एक्सपेंशन से पहले केमिस्ट्री नहीं चल रही है। अब यहाँ पे बच्चों जो ये एक पिंड है, इसको निकाल के देखिए। ये पिंड कर क्या रहे हैं? जब ये विस्फोट से पृथक हुए तो ये अपनी धुरी के चारों तरफ घूमने लगे। अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हैं, अक्ष के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये हो गए फ्लैट, चपटे प्लेट समान हो गए हैं। कैसे हो गए? प्लेट समान। इनको बोलते थे सोलर नेबुला। क्या बोलते थे इनको? सोलर नेबुला। अब आपको भी पता है, अगर कोई चीज ऐसे घुमाई जाए, उसमें गैसेस हों, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो किस चीज का निर्माण होगा? ये रिएक्शन होगी और ग्रहों का निर्माण शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों में गैलेक्सी का निर्माण। ये हम लोग का प्लेनेटरी सिस्टम बन रहा है। हम लोग का जो ग्रह हैं वो बन रहे हैं। डॉक्टर राम सिंह, ओ डॉक्टर राम सिंह, हाउ आर यू? कितना फाइन? कितने फाइन हो और कब तक हो? अब हम तुमसे पूछेंगे एक प्रश्न। क्या पूछेंगे हम तुमसे? एक प्रश्न। उसके पश्चात भी फाइन रहोगे? बोलिए। प्रश्न आपके लिए साधारण सा है। चलिए, अब मुझे ये बताइए बेटा, जो आपका सौर मंडल है उसके केंद्र में कौन है? सूर्य। सूर्य क्या पड़ोसी? शनि, सोम। अरे सूर्य का पड़ोसी। डॉक्टर चावला। सोम। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बताओ। बुध। अंग्रेजी में मरकरी। मरकरी के पश्चात कौन? शुक्र। शुक्र के पश्चात कौन? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी के पश्चात कौन? मंगल। मंगल के पश्चात कौन? और इसके पश्चात कौन? इसके पश्चात कौन? शनि।
इसके आगे के हम लोग के सोलर सिस्टम में ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्षुद्र ग्रह माने जाते हैं, तो उससे मुझे कोई वास्ता नहीं। तो जैसे जैसे कंडेंसेशन हुआ तो अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बनी है ये? मिल्की वे। ये हम लोग की आकाश गंगा का नाम। ये बेटा नहीं नहीं, इसका एक पार्ट, पूरी कचौड़ी के चाचा, पूरे के ही नाम बता रहा हूँ। गैलेक्सी है, ब्रह्मांड की में एक आकाश गंगा है ये, और ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में हैं। दैट इज जो हम लोग का एक सोलर सिस्टम है, तो हम लोग को तो यही पता है कि यही बहुत बड़ा है, और ऐसे हजारों सोलर सिस्टम बिखरे पड़े हैं किसमें? यूनिवर्स में। तो अर्थात इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटी सी नन्ही सी पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, जिसको ये मान सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड को बहुत बड़ा माने तो ये धूल के कण के बराबर है पृथ्वी हम लोग की। हम इतने छोटे से स्ट्रक्चर पे, पृथ्वी इतनी बड़ी कण के समान, और उस पर हम लोग कण के भी मतलब इतने निन्ने से पता नहीं क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे हम लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं। और हम लोग के अंदर भी क्या है? हम लोग के अंदर भी कण है, तो वो और ज्यादा कड़ीले हो गए हम लोग। तो ये हम लोग का बना सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए बृहस्पति छोटा है, बड़ा होगा बेटा, दूध दूध पियो, बड़े हो जाओ। जी अंकल, अरे दूध पी रहा है भैया, बड़ा होगा, हो गया। अब सन से बड़ा तो नहीं करेंगे ना, सन छोटा रह जाएगा भाई, बड़ा करना पड़ेगा उसको। अब ये इससे ज्यादा बड़ा होगा तो बुद्ध को निकल लेगा, तो छोड़िए। अब हम लोग को ग्रह नहीं पढ़ने हैं, हम लोग को पढ़ना है इसके आगे क्या। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा, आप में कितना ज्ञान है ये देखते हैं। कि भारती बेटा, तुम बताओ, ऐसे क्यों, ऐसे मतलब ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि क्यों इसने पूछा मुझसे? बेटा कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, किससे पूछूं? पूछे तो चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चाचा क्यों नहीं कहते हैं? ताऊ क्यों नहीं कहते हैं? नहीं पता। कैसे? तो कैसे मामा है ये? तो इनको ताऊ जी क्यों नहीं बोल दिया? इनको बेटा क्यों नहीं बोल दिया? हाउ यू नो? क्या हुआ है? पृथ्वी से अलग हुआ है, मून, ऐसा बोलते हैं? कौन बोलता है? बिल्कुल सच बोल रही है ये। अब हुआ क्या? अब खुश हो गई। जो पृथ्वी का निर्माण हुआ ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो अब ताजा ताजा बनी हम लोग की पृथ्वी है, नई नवेली। और कहीं से कोई एक आवारा क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड इस सौर मंडल से होता हुआ आया और इसमें आके टकरा गया। इसमें आके जब ये टकराया तो यहाँ से पृथ्वी में जो गैसेस हैं ये ऊपर तक उठी, तो जो इसके ग्रेविटेशन के अंतर्गत थी वो तो वापस आ गई, लेकिन चंद्रमा की दूरी इतनी हो गई थी कि वो इसके ग्रेविटेशनल पुल में पूरा नहीं है। वो इसके चारों तरफ एक अक्ष में गति करने लगा, और ये हम लोग का बन गया मून, चंद्रमा। तो इन दोनों की उत्पत्ति सेम मानी गई है, और ये दुर्घटना है करीब 4.45 बिलियन, मान लो 4.5 के आसपास की। मतलब जब पृथ्वी बनी उसी के समय जो इस चीज का निर्माण हो गया चंद्रमा का, तो इन दोनों को सिमिलर माना जाता है। ये क्लियर हुआ? तो पृथ्वी तथा यूनिवर्स का निर्माण क्लियर। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी पे निर्माण के पश्चात क्या क्या हुआ, उसको तो अलग से ओपरेन तथा हेल्डन की परिकल्पना में देखेंगे। कुछ रिएक्शंस को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं।
तो पृथ्वी के निर्माण के पश्चात क्या बनी? हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम इत्यादि बनने के पश्चात अन्य गैसों का निर्माण हुआ। प्रथम इनऑर्गेनिक के रूप में वाटर की रचना हुई। फिर NH3 आदि का निर्माण हुआ। इनऑर्गेनिक में पहला कौन बना? वाटर। इसके पश्चात अन्य पदार्थों का निर्माण हुआ, अमोनिया वगैरह बनी। प्रथम कार्बनिक पदार्थ में CH4 का निर्माण हुआ। तत्पश्चात HCN का निर्माण हुआ। तो गैसेस बन गई थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी गैसेस बनी थी, CO2 वगैरह। तो जो ऑक्सीजन थी यहाँ पे रिएक्ट कर गई है किसके संग? ऑक्सीजन संपूर्ण ऑक्सीजन CH4 व NH3 से क्रिया कर CO2 H2O व अन्य में परिवर्तित हो गई। अतः वायुमंडल से ऑक्सीजन गायब हो गई, गैसियस अवस्था वाली। बाकी कंपाउंड के फॉर्म में है, लेकिन गैसियस वाली सारी की सारी गायब हो गई। अतः पुरातन वातावरण अपचयनकारी रिड्यूसिंग हो गया। तो पुराना वातावरण कैसा हो गया? अपचयनकारी। और यही सबसे अच्छी स्थिति थी किसी भी लाइफ के इवोल्यूशन के लिए। तो अब इस पार्ट को यहीं पे रोकेंगे। इसके पश्चात हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो अभी पुरानी चीजें हैं, दैट इज कैसे पृथ्वी पे जीवन का फॉर्मेशन हुआ, ये सब चीजें। उससे पहले कुछ और भी जानकारी दे दूं। कभी रात में बैठ के चांद तारे देखना, तो देखते हैं तो बहुत से तारे ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो भी है नहीं, लेकिन आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने दूर है कि उनसे चला हुआ प्रकाश वो सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। वो सैकड़ों क्या, सैकड़ों से तो बहुत ज्यादा दूर है। उतने पहले चला हुआ प्रकाश अभी हम लोग के नेत्रों में आ रहा है। अब मे भी कि उसके बाद कोई घटना हुई हो, वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो उससे आने वाला प्रकाश तो हमारे नेत्रों पे आता रह रहा है। तब तक हम लोग उसको उसकी वो दिखे, उसकी एक इमेज बनेगी हमारे नेत्र में, हमको लगेगा तारा है। वो ऐसा नहीं कि आसपास में देख रहे हैं, आसपास में जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है। और वो इतनी ज्यादा दूरी पे है कि उनको हम लोग उनको मतलब उनसे चला हुआ प्रकाश बहुत बहुत ज्यादा प्रकाश वर्ष के बाद हम लोग के नेत्रों में आता है।
ऐसे ही अभी हम लोग ने, मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, कोई एक नया वो ढूंढा गया है तारा। तो उन्होंने बताया कि उस तारे पे अगर कोई इंसान इस समय बैठा हो और पृथ्वी पे देखे किसी टेलीस्कोप के माध्यम से, तो उसको यहाँ पे जो डायनासोर है वो विचरण करते दिखेंगे। मतलब डायनासोर घूमते दिखेंगे यहाँ पे। इसका मायने क्या हुआ, यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है, डायनासोर विलुप्त हो गए थे 65 मिलियन वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 65 मिलियन। तो वो जो उसकी दूरी होगी वो 65 मिलियन से भी ज्यादा है। तो पृथ्वी से निकली हुई लाइट इमिट करके वहां पहुंची होगी, वो कितनी पुरानी होगी अभी? 70 मिलियन मान लीजिए। तो 65-70 मिलियन पुरानी होगी, तो पृथ्वी को घूम कौन रहा होगा उस समय? डायनासोर। और हम लोग अगले 65 मिलियन वर्ष बाद उसको वहां पे दिखेंगे। ये क्लियर? तो ये रेफरेंस समझ में आ रहा है कि जो चीज हम लोग ये अंतरिक्ष में देख रहे हैं वो जरूरी नहीं इमीडिएटली हो। अब दूरी पे डिपेंड करेगा, वो दूरी कितनी है। जैसे चंद्रमा, ये सूरज, या ये बृहस्पति, ये शुक्र है, इनकी दूरी ज्यादा नहीं है, कंपेरेटिवली मतलब ज्यादा नहीं है। तो इनसे जो लाइट आ रही हो जल्दी पहुंच जा रही है, तो हम लोग को पता ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बहुत जो दूर की गैलेक्सीज हैं उनसे आने वाले को हम लोग को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए अलग अलग लोगों ने क्या व्याख्या किया, क्या व्याख्या दी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए मान लीजिएगा कि हम उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसको नॉर्मली कोई नहीं मानता है, लेकिन मानते सब हैं। अर्थात साइंटिफिक तरीके से नहीं मानोगे, लेकिन मानोगे। जैसे अगर आप लोग कहीं गांव में जाओ, कोई बूढ़े अंकल बैठे हों या दादी अम्मा बैठी हों, उनसे पूछना है दादी ये सब लोग कहाँ से आए, ये कहाँ से पैदा हुए हम लोग, मैं कहाँ से आया, तो क्या बोलेंगी? भगवान ने बनाए। वो रिप्रोडक्शन के चैप्टर थोड़ा पढ़ाएंगे कि कैसे आया, हाँ वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो भी बने वो हम लोग भगवान जी द्वारा बनाए गए। तो उनका कहने का मायने क्या है कि आप भगवान से नहीं आए, आप तो पता है कैसे आए। लेकिन अगर हम पहले इंसान की बात करें वो कहाँ से आया, तो उसके लिए क्या बोल देते हैं, वो भगवान जी ने बनाया, भगवान से ने बनाया। पेड़ पौधे कहाँ से आए, वो भी किसने बनाए? भगवान जी ने। जितनी भी चीज दिख रही है वो सारी की सारी किसने रची है? भगवान जी ने। ये सब लोग मानते हैं। ऐसा कोई है जो ना मानता हो? नहीं मानते हो तो बताओ, थोड़ी देर में मानने लगोगे। तो हम लोग कितना भी पढ़ लिख जाए, हम लोग मानते हैं उन चीजों को। जैसे साइंस आपकी किसी गॉड में बिलीव करती है क्या? नहीं करती होती तो पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल नहीं रखती, वो कुछ भी रख सकती थी। गॉड पार्टिकल तो नहीं बोलती उसके। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कोई ईश्वर है। आपने देखा होगा कोई कितने ही खतरनाक वो हो जाए, मतलब अरे भाड़ में गया आज तक। कोई साइंस की इवेंट है, कहीं का इनॉग्रेशन होता है, तो पंडित जी या जो वो होते हैं जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के अकॉर्डिंग उसको बुलाएगा और उसकी पूजा पाठ कराएगा, तभी स्टार्ट करेगा। आप लोग खूब अच्छे पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाना, जिस दिन अपना नर्सिंग होम स्टेब्लिश करोगे आप भी सबसे पहले भूमि पूजन कराओगे। आप बाकी सारे वही पंडित अंडित बुला के सारे क्रियाक्रम करोगे। यस और नो? और आपके पैदा होने के बाद आपके माँ बाप कितने ही प्रबुद्ध थे, तो पंडित बुला के हवन हवन तो कराए गए होंगे, या जो भी सिस्टम होता है वो फॉलो किया जाता है। तो पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। विशिष्ट बात
इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक महाशक्तिमान या सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा की गई है। अब जो हम लोग बात करें अलग अलग सिस्टम्स की, तो नॉर्मली 4 धर्म बेसिक माने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चारों की ओरिजिन अलग अलग है। ओरिजिन अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें जिस धर्म की ओरिजिन पता नहीं है वो कौन है? जिस धर्म की ओरिजिन नहीं पता कौन सा धर्म है? धर्म भी नहीं जानते हो, धर्म भी नहीं पता, कहाँ से आए हो, कहाँ से मिलते हो? जिस धर्म की उत्पत्ति नहीं पता वो हिंदू धर्म, उसका कोई ओर छोर नहीं है, कुछ नहीं पता ये कब से बना आया है, कब से है, ये धीरे धीरे मॉडिफाई हो गया, ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर ऋषि मुनियों की बात की जाए तो हजारों साल पहले की आपको घटनाएं बताई जाती हैं कि 5000 साल पहले हुआ, 10,000 साल पहले हुआ। तो कोई ना कोई वहां पे ईश्वर है जिसको हम लोग ने बोला जो सृष्टि का रचयिता है। अगर हम लोग बात करें 4 धर्मों की, तो 4 धर्म में 3 धर्मों में होते हैं पैगंबर या उनके मतलब जो चीजें मैसेज को कैरी कर रही हैं। केवल हिंदू धर्म है जिसमें वो एक ईश्वर की संकल्पना को रखते हैं कि कोई एक पार है जिसने बनाया। वो ये बताते हैं जो भी बनाया ब्रह्मा जी ने बनाया। किसने बनाया? ब्रह्मा जी। अगर हम लोग बात करें क्रिश्चियनिटी की अर्थात ईसाई धर्म की बात करें, तो वहां पे गॉड को तो माना गया, लेकिन गॉड के नीचे किसको माना गया? ईसा मसीह को। तो उनको भगवान माना जाता है, गॉड माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में उनको ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने सृष्टि की रचना की। वो भी ये मानते हैं कोई ईश्वर थे, उन्होंने 7 दिन के अंदर पृथ्वी पे सारी चीजों की रचना की। ऐसे अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी कोई एक स्टैग्नेंट धर्म वो नहीं है, कोई गॉड। तो वहां पे मानते हैं किसको है? पैगंबर साहब। पैगंबर साहब के पास जो मैसेज है वो मैसेंजर है, अर्थात कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो भी अल्लाह है, उसके जो मैसेज को कैरी कर रहे हैं वो कौन है? पैगंबर साहब। सही कह रहा हूँ ना? तो वहां पे भी ईश्वर को एक अमूर्त माना गया है जिसकी कोई भी रचना नहीं, कोई भी कल्पना नहीं है। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल नहीं सकते कि फलानी चीजें ये ईश्वर है। तो 3 धर्मों की बात हो गई। चौथा धर्म जो सिख धर्म है वो तो हिंदू से ही निकला हुआ है, तो उसमें कुछ अलग वो नहीं है अंतर। मोर और लेस वापस से 3 धर्मों पे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें हिंदुइज्म की, तो हिंदू लोग क्या मानते हैं? जो भी ब्रह्मा जी ने रचना की, तो सबसे पहले एक फीमेल बनाई जिसका नाम था श्रद्धा, और एक मेल बनाया जिसका नाम था मनु। और हम सभी जितने भी पृथ्वी पे ह्यूमंस हैं, हम सभी इनकी संतानें हैं, श्रद्धा तथा मनु की। तो ये जगत जननी है श्रद्धा। तो ये श्रद्धा तथा मनु का कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थात एक पेयर को बोला जा रहा है, एक जोड़ा है। ठीक। सेकंड बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पे एडम तथा ईव नाम के 2 ह्यूमंस की संकल्पना दी गई। जो मेल था वो एडम था, जो फीमेल थी वो ईव थी। अगर हम लोग पढ़ाई की बातें करना तो फ्री फायर गोबर हो का क्या हो भाई तुम? हम कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं धर्म से रिलेटेड, तो तुम फ्री फायर लतियाए जाओगे धर के। तुम सारा रिदम बिगाड़ दिया दुष्ट कहीं का। चलिए वापस चलते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में जो माना गया है वो आदम तथा हवा नामक 2 मेल मतलब 2 पर्सन माने गए हैं। आदम मेल था, हवा फीमेल थी, और हम सब उसी के निर्माण माने गए हैं। यस और नो? तो ये कैसे पॉसिबल है? धर्म अलग अलग जगह उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये आखिर एक ही चीज पे आ रहे हैं कि एक ही पेयर था। आदम हवा मान लीजिए, एडम ईव मान लीजिए, मनुश्रद्धा मान लीजिए, पेड़ तो एक ही बताया गया, उन्हीं की संतान बताई गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको शायद हम लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं, बाद में जानेंगे। अभी जो रिसेंट रिसर्च कह रही है वो ये बताती है कि पृथ्वी पे ह्यूमन की ओरिजिन हुई नहीं है। हम लोग को दूसरे ग्रह से लाके बताया गया है।
और वास्तविक रूप से जितनी भी चीजें दिख रही हैं करीब 2 मिलियन वर्ष पूर्व एक पेयर के फॉर्म में लाई गई थी, एक जोड़ा शेर, चीता, ये सब चीजें, इसको एलियन थ्योरी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलियन थ्योरी या पराग्रही थ्योरी। वो भी इस चीज पे बिलीव करती है कि दूसरे ग्रह से लाके हम लोग को बसा दिया गया है, ये पृथ्वी पे हम लोग उत्पन्न नहीं हुए। ये क्लियर? क्या ऐसा संभव है कि दूसरे ग्रह से हम लोग को लाके बसा दिया गया हो? नहीं संभव है ना। चलिए दूसरी चीज बताता हूँ। अभी पिछले साल इंसानों ने चंद्रमा पे एक कपास का पौधा उगाया था, कॉटन सीड से एक कपास का पौधा बना। वो पिछले साल उसकी डेथ हो गई, इंसानों ने बनाया था। तो अगर सपोज करिए वो कॉटन का प्लांट जिंदा रहता और ऐसे बहुत सी सारी चीजें हम लोग ले जाके वहां छोड़ देते और कल को पृथ्वी पे मानव सभ्यता नष्ट हो गई होती, तो चंद्रमा पे ये चीजें फल फूल नहीं होती। कल को वहां पे ह्यूमन जैसा कोई बनता और वो आपस में बोल रहे होते कि हमको किसी दूसरे प्लेनेट से लाके बसाया गया है, वो भी क्या बोल रहे होते? नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो दूसरे ग्रह पे बसा रहे हैं चीजें, हम लोग खुद भी दूसरे ग्रह पे बसने की संकल्पना को लेके चल रहे हैं, दूर ग्रहों पे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, साथ में कुत्ता, बिल्ली, बीज, बैक्टीरिया, दुनिया भर की चीजें लेके जाते हैं, जिससे वहां पे उनको छोड़ के आए, ये देखें क्या वहां पे जीवन की संभावना है। तो आखिर हम लोग भी तो वही कर रहे हैं जो हम लोग के संग हो सकता है हुआ हो। तो अब तो संभव है। ठीक, तो 1 मिनट के अंदर आपके विचार चेंज। और ये विचार कब चेंज होंगे? और ज्यादा, जब और ज्यादा चीजें इवॉल्व होकर सामने आएंगी। क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे सालों के फॉसिल्स ही नहीं है, हजार हजार सालों के गैप है, 50,000 साल का गैप है कि कोई फॉसिल ही नहीं है। ऐसा कैसे संभव? इंसान रहा होगा, मरा भी होगा, मरा होगा तो एक अच्छी कनेक्टेड लिंक मिलनी चाहिए, कोई भी ऐसे फॉसिल नहीं मिल रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि हम लोग बाहर से आए। यस और नो? तो इन्हीं सब चीजों को मानते हुए इन चीजों की संकल्पना रखी गई। अभी मैं जिसको फेवर कर रहा हूँ, ये उनको फेवर नहीं कर रहा हूँ जिनको इस बारे में ज्ञान था, मैं उनको फेवर कर रहा हूँ जो आपके ज्ञान पे आधारित है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, जब इनसे पूछा गया भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से ये भगवान जी ने सब बनाया, तो उन्होंने उनसे पूछा गया ये पृथ्वी कब बनाई? उन्होंने बोला 4,000 साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। उनसे पूछा ये जो जीव जंतु हैं कैसे बने? बोले ये भगवान जी ने बनाए, जैसे आज की डेट में दिख रहे हैं ऐसे ही बनाए और इन फ्यूचर भी ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसा कहने का कारण क्या? ऐसा कहने का कारण क्या? आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनसे अगर आप कोई चीज पूछोगे तो वो उसी नॉलेज को तो देंगे जो उन्होंने घर में देखा है। उनके लिए दुनिया क्या है? पापा मम्मी, या जो रिश्तेदार घर में रह रहे हैं, या चुनिंदा वो लोग जो घर में आते हैं, उन्हें क्या पता कोई आपका पुतिन नाम का इंसान भी है जो युद्ध छेड़े पड़ा है? उन्हें कहाँ पता? तो जो ये जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग हैं पुजारी हैं, ऋषि मुनि हैं, ये जो चर्च के फादर हैं, ये जो मस्जिद के मौलवी लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो उनके पास धार्मिक लिटरेचर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ लिटरेचर कितना पुराना होगा? जब से इंसानों ने लिखना पढ़ना सीखा उससे पुराना तो नहीं होगा। तो ये मान लेते हैं जो पुराने से पुराना लिटरेचर है वो कितना पुराना है? 4,000 साल पुराना। तो उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4,000। इससे ज्यादा पुराने पेड़ जिंदा है पृथ्वी पे, ये आप लोग को पता है, ये साइंस की स्टडी बोलती है। तो इन चीजों को नकार क्यों दिया गया? क्योंकि पृथ्वी की आयु गलत बताई गई। उन्होंने बोला भगवान ने बनाया और आज की डेट में ये चीजें संभव नहीं कि भगवान द्वारा बनाई जाए, इसलिए इन चीजों को नकार दिया गया। ये क्लियर? इसके आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो यहां तक मजा आया पढ़ने में विकास? तो फिर कल हम लोग बात करेंगे परग्रही जीवों की, एलियंस की, ऐसे लोग जो दूसरी दुनिया से आते हैं। जी बेटा, जादू, ये एक पन्ना का भेजें। गलत बात, जगत जननी। आप अकेले की कैसे? यहाँ से लेके राष्ट्रपति पुतिन और उधर अमेरिकन अमेरिकन सबकी मम्मियाँ।
इसको बोल रही हो तुम लोग सही है, किसी मन्नू नाम के इंसान को देखे पापा पापा मत बोल रहे। ये अटक क्यों गया है? ये लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे? 5:37 से 35 मिनट से अटका हुआ है। पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे ना आप लोग? जी सर। हैं? वो पता ही नहीं क्या लगा पड़ा है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मुझे।